दक्षिण में बीजेपी का खेल, एआईडीएमके से क्या मेल होने की तैयारी। और इसी के साथ साउथ की जो राजनीति है एक बार फिर से चमकती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां एक्शन में हैं। डीएमके ने भाषा और परिसीमन मुद्दे के जरिए तमिल अस्मिता को उभारने में वो जुटी हुई है, तो उधर एक नए गठबंधन की कवायद दिख रही है। ये गठबंधन है एनडीए की। दरअसल एआईएडीएमके के महासचिव पलानी स्वामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की बैठक 15 मिनट तक चली और इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद गठबंधन की अटकलें जाहिर है तेज हो गई। तमिलनाडु में फिलहाल डीएमके की सरकार है। स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन कर स्टालिन सरकार के खिलाफ मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है और इसी को लेकर के नए गठबंधन की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। जाहिर है भाषा को लेकर के इस समय जिस तरीके से नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति हो रही है वो एक अलग दिशा लेती हुई नजर आ रही है। परिसीमन को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और साउथ में जो राजनीति हो रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा से पॉपुलेशन का ख्याल रखा, लेकिन अगर परिसीमन पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो इसका नुकसान साउथ को उठाना पड़ सकता है। जाहिर है सीटें वहां नहीं बढ़ेगी परिसीमन में। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पहले ही ये क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस पर पूरी तरीके से नजर रहेगी किस आधार पर परिसीमन होगा और अब तक जो होता आया है उसमें क्या चेंजेस सरकार ला सकती है, इसको लेकर के पहले भी कवायद होती रही है। फिलहाल तमिलनाडु का विधानसभा का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने इस समय आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। यूपीए और एनडीए जो सीट्स हैं, जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो कुछ इस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न के साथ साथ परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर के इस समय साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। स्टालिन की भाषा नीति को लेकर के और इसके साथ ही तमिलनाडु में चर्चा अब इस बात की होने लग गई है कि आगे की रणनीति में क्या हो सकता है। अन्नामलाई एक तरफ बीजेपी की ताकत को बढ़ा रहे हैं तमिलनाडु में, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में इस समय जुटी हुई है। तमिलनाडु में अगले साल होने हैं चुनाव। 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं। डीएमके ने भाषा और परिसीमन मुद्दे के जरिए तमिल अस्मिता को उभारने में वो जुटी हुई है, तो वहीं एक नए गठबंधन की कवायद भी दिख रही है। ये गठबंधन हो सकता है एनडीए का। दरअसल एआईएडीएमके महासचिव पलानी स्वामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पलानी स्वामी के साथ अमित शाह की बैठक 15 मिनट तक चली और इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गठबंधन की अटकलें जाहिर है तेज हो गई। तमिलनाडु में फिलहाल डीएमके की सरकार है। स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन कर स्टालिन सरकार के खिलाफ मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है और इसी को लेकर के नए गठबंधन की कवायद इस समय होती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब साउथ की राजनीति में भी बीजेपी का वर्चस्व हो सकता है और इसको लेकर के बीजेपी रणनीति क्या बना रही है, इसे समझने के लिए आपको हमारे सहयोगी अक्षय राय के पास ले चलते हैं। अक्षय, नॉर्थ की कवायद के साथ साथ बीजेपी का पूरा फोकस है साउथ की राजनीति में, और साउथ की कवायद में जब अन्नामलाई का साथ हो तो जाहिर है बीजेपी एक पुख्ता रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है और एआईएडीएमके का साथ भी संभवतः उन्हें मिल सकता है। राजनीति साउथ की किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 का वक्त हमें याद करना होगा जब एआईएडीएमके ने तमाम विभेदों का हवाला देते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थायी दुश्मन होता है न अस्थायी दोस्त, और ऐसे में अब नए दोस्त बनाने की कोशिश में निश्चित रूप से के पलानी स्वामी लगे हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि दोनों दलों का गठबंधन निश्चित रूप से हो सकता है। हालांकि जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी अब स्टेक ज़्यादा चाहती है तमिलनाडु में, ताकि उसको वहाँ से जो दक्षिण का द्वार है
उसको खोला जा सके। खास करके तमिलनाडु का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर बीजेपी चाहती है कि हम स्टेक को बढ़ाएं, क्योंकि छटपटाहट लगातार दिखी है, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो। बीजेपी वो जो प्रत्याशित उम्मीद कर रही थी कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, वो प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निश्चित से अन्नामलाई, उनकी भूमिका काफ़ी दमदार रही। उन्होंने बेहतर तरीके से वहाँ पर संचालन भी किया। एक जो छवि उभर कर सामने आई हार के बावजूद भी कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी को एक नया मकसद वहाँ पर दिया है, साफ तौर पर है कि अब केंद्रीय नेतृत्व इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दक्षिण में अगर देखें तो कर्नाटका में बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई थी, हालांकि वो विपक्ष में अभी है। केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर बीजेपी वो अप्रत्याशित सफलता दर्ज नहीं कर पाई जो उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब बदलते समीकरण में ये माना जा सकता है कि दक्षिण का द्वार खोलने के लिए बीजेपी अब तमाम बातों को, वादों को और दावों को आगे बढ़ा रही है। और के पलानीस्वामी की मुलाकात, उनके साथ वेलुमणि जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद बैठक में रहे। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र AIADMK और साथ ही साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी वहाँ पर अन्नामलाई को लेकर के AIADMK जरूर आशंकित हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी थोड़ी भूमिका कम की जाए। लेकिन बीजेपी इसके मूड में दिखती नहीं है। अगर तमिलनाडु को छोड़ दें तो तेलंगाना में बीजेपी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा में भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। आंध्र प्रदेश में वो सरकार में हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दक्षिण की राजनीति में तमिलनाडु और केरल ही दो ऐसे राज्य बनते हैं जहां पर कि बीजेपी उतनी सफलता दर्ज नहीं कर पाई है। लेकिन अब उसके लिए कवायदें तेज़ हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर दक्षिण के दरवाजे खोलने हैं तो तमिलनाडु को पहले दरवाजे को तोड़ना होगा, वहां पर अपनी मजबूत स्थिति को बेहतर करनी होगी। और ख़ास बात यह रही है कि आपने अगर देखा होगा कि उत्तर भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। दक्षिण में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी वहाँ पर चूक हो जाती है। उसका प्रमुख मुद्दा एक तो जातिगत राजनीति, दूसरी जो वहाँ पर है भाषा की राजनीति। खास बात ये रही है कि उसको लेकर के जो CM MK स्टालिन हैं उन्होंने पलानीस्वामी को याद दिलाया कि जाइए जब अमित शाह से या तमाम नेताओं से मुलाकात कीजिए तो वहाँ पर दो भाषा का मुद्दा रखिए। तो एक भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरी जातिगत राजनीति जो दक्षिण भारत की रही है वो एक बड़ा मुद्दा रही है, और जिसके कारण बीजेपी को वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, बीजेपी अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है। दूसरी बात ये आपने देखा होगा कि तमिल और काशी संगम लगातार होता रहा है, और जिस तरह से काशी में खास करके तमिल काशी संगम का आयोजन किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री उसमें खुद इंटरेस्ट लेते रहे हैं। वाराणसी में एक बड़ा वर्ग देखें तो क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और तमिलनाडु और जो वाराणसी का जो संबंध है तमिलनाडु का वो देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। तो जो सांस्कृतिक जो है संबंध उसको और बेहतर करने में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी कितना ले पाती है, क्योंकि नॉर्थ की राजनीति में तो हमेशा बीजेपी की दिलचस्पी भी रही और कहीं ना कहीं उनका इंक्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन आगे साउथ में क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। हम साउथ की राजनीति की बात कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी कैसे पुरजोर कोशिशें कर रही है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, अन्नामलाई की भूमिका को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अन्नामलाई अपने एक्टिविटीज से और अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। एक ऑफिसर जो कि राजनीति में उतरता है और राजनीति में उतरने के बाद चर्चा इस बात तक की हो गई कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में भी बीजेपी की पसंद बन जाए। लेकिन इस समय जरूरी है बीजेपी के लिए कि वो साउथ में अपनी राजनीति को संभाले और अपने आप को सेट करे। जाहिर है AIADMK का अगर साथ मिलता है तो क्या बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ेगी और अन्नामलाई की भूमिका इसमें क्या होगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ अन्नामलाई अगर तमिलनाडु में कहें तो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि वहाँ पर और भी चेहरे हैं, लेकिन अन्नामलाई की जो भूमिका रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और आपने देखा होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव रहा, भले ही वहाँ पर बीजेपी को एक भी सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अन्नामलाई ने फाइट किया, जिस तरह से संघर्ष किया,
तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी आलाकमान ने उनको और ताकत प्रदान की है। यही वजह रही है कि जब पलानीस्वामी के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई तो ये खबरें आ रही हैं कि उनको भूमिका थोड़ी सी कम की जाए। बीजेपी इसको किसी भी हालत में नहीं मानने जा रही है, इतना तय है। न मलाई उनके चेहरे रहेंगे और हो सकता है कि बीजेपी पलानीस्वामी के सामने आने वाले समय में ये कहे कि हम उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है। ये लगता है कि दोनों दल गठबंधन करेंगे ताकि वहाँ पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सके। 2023 में गठबंधन टूटा, उसके बाद फिर ये माना जा रहा है कि 2025 के लास्ट तक कहीं ना कहीं गठबंधन निश्चित रूप से भूमिका में आ सकता है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय ज़रूर है, लेकिन तमिलनाडु के जरिए जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक संबंध को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक वहाँ पर जिक्र मुझे याद आता है शिवपुरी का। शिवपुरी तमिलनाडु में एक ऐसी जगह है जहाँ की कोशिश ये पिछली लोकसभा में की गई थी कि अगर प्रधानमंत्री दूसरी जगह लड़ना चाहते हैं तो फिर वो शिवपुरी की सीट हो सकती है। ये सियासी गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ एक जगह लड़ना था, उन्होंने वाराणसी को चुना। लेकिन जैसा मैंने जिक्र कर रहा था कि काशी तमिल संगम के जरिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बीजेपी जोड़ने में लगातार कवायद कर रही है और यही वजह रही है कि वो जो तमिल और काशी संगम है वो लगातार विस्तार लेता जा रहा है। और निश्चित रूप से अब बीजेपी का मुख्य फोकस यही रहा है कि तमिलनाडु में अपनी राजनीति को और धार दी जाए और उसमें अगर एआईएडीएमके का साथ मिलता है तो निश्चित रूप से बीजेपी उसको फतह करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि ये तो तय है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर एमके स्टालिन के खिलाफ रहा है। वहाँ पर कांग्रेस और एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव में भले ही बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो 24 के इलेक्शंस के बाद काफ़ी कुछ गंगा में पानी बह चुका है और ये तस्वीरें ज़रूर है कि आने वाले समय में बदलती हुई दिख सकती हैं, बशर्ते कि बीजेपी अपने माइंडसेट को आगे बढ़ाए। और दूसरी बात ये रही है कि अभी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन में बदलाव बीजेपी अब करने जा रही है, ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु को भी एक बेहतर तरीके से समन्वय किया जाएगा। हो सकता है कि अन्नामलाई को कुछ राष्ट्रीय राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें भी उनको लाया जा सकता है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना की गवर्नर हुआ करती थी, उनको भी राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी लाने का प्रयास कर रही है। ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु एक बेहतर ऑप्शंस बीजेपी इस समय ढूंढ रही है ताकि आने वाले समय में वहाँ पर प्रदर्शन अपने आप को अच्छा किया जा सके, वहाँ पर सरकार बनाई जा सके। अगर तमिलनाडु में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है, भले ही एआईएडीएमके या अन्य दलों के साथ मिल करके, तो इतना तय मान के चलिए कि बीजेपी को जो रथ है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अक्षय, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल होता क्या है, चाहे बंगाल का एरिया हो, चाहे पंजाब का एरिया हो, चाहे फिर साउथ का एरिया हो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लैंग्वेज के हिसाब से लोग चलते हैं और साउथ में बीजेपी की कमोबेश यही सबसे बड़ी दिक्कत रही है। लेकिन हमने देखा है कि हाल फिलहाल की राजनीति में और हाल फिलहाल में जो साउथ में राजनीति हो रही है उसमें परिसीमन का मुद्दा उठ रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस मुद्दे को लेकर के आ रही है कि अगर परिसीमन इस बार होता है तो फिर पॉपुलेशन के आधार पर अगर सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर है साउथ में कम हो जाएगी। ऐसी बातें पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कही जा रही हैं, तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है साउथ में? देखिए, सबसे बड़ा खतरा वही है। खास करके विपक्षी पार्टियों ने देखा होगा कि आपने जेएसी की बैठक बुलाई थी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसमें तमाम दक्षिण भारत राज्यों के सीएम शामिल हुए। तेलंगाना, केरल, कर्नाटका के डिप्टी सीएम उसमें मौजूद रहे। इसके अलावा पश्चिम जो उत्तर भारत है, पश्चिम उत्तर भारत के राज्य जो हैं, पंजाब या फिर महाराष्ट्र से जुड़े नेताओं ने भी उसका समर्थन किया। हालांकि आंध्र सीएम शामिल नहीं हुए थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं एक मत की स्थिति है आंध्र को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आंध्र के और पार्टियां उसके समर्थन में जरूर निकल कर सामने आई थी। तो एक बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि पॉपुलेशन अगर देखा जाए कि दक्षिण भारत के राज्यों का, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा पुडुचेरी और साथ ही साथ
दमन दीव का जो इलाका है वो थोड़ा सा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 19% के आसपास का है। ये जो दक्षिण का पठार कहा जाता है वो राजनीतिक रूप से तो समृद्ध है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से उतना समृद्ध नहीं है बनस्पत के उत्तर भारत के। यही वजह रही है कि वहाँ पर विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर डिलिमिटेशंस को लागू किया जाता है तो वहाँ पर विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें घट सकती हैं। एक उनकी बड़ी चिंता रही है और यही वजह रही है कि, और जैसे आपने जिक्र किया कि भाषा एक बड़ा बैरियर है। बीजेपी उत्तर भारत में अच्छा करती है, महाराष्ट्र जाती है वहाँ पर अच्छा करती है, राजस्थान और बिहार, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य जहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दक्षिण जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको कुछ राज्यों में खास करके तमिलनाडु, केरल में उसको मुंह की खानी पड़ती है। उसका मुख्य वजह यही है कि हिंदी को वहाँ पर बहुत तरीके से परिलक्षित नहीं किया जाता। वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है, तमिल है, कन्नड़ है, इसके अलावा मलयालम है, वहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ी बाधा एक लैंग्वेज की ज़रूर है। हालांकि बीजेपी इसी को पाटने के लिए लगातार जो लैंग्वेज प्रमोशंस का बात करती रही है और ये कहती रही कि हिंदी हमारे यहाँ हर चीज़ में है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये भाषा के बैरियर को तोड़ने के लिए बीजेपी और चीज़ें भी अपना सकती है। खास करके जो अभी तक जानकारी में आ रही है, सियासी गलियारों में एक चर्चा का विषय है कि दक्षिण भारत से भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एससी समुदाय से या फिर ब्राह्मण समुदाय से बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहाँ से लाया जाए। बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, वो ऑलरेडी दक्षिण भारत से हैं। अगर बीजेपी ये खेल खेलने में कामयाब हो गई तो ये मान के चलिए कि दक्षिण भारत भी उससे बहुत अछूता नहीं रहेगा। हालांकि उसके सामने ये संकट रहेगा कि उत्तर भारत में जो उनकी स्थिति मजबूत है वो फिर कैसे आगे बढ़ाएं। हालांकि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, ये सब उत्तर भारत से आते हैं और प्रमुखता से उनका चेहरा यहाँ पर दिखता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर दक्षिण भारत से बीजेपी बनाती है तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि दक्षिण के बारे में भी बीजेपी सोचती है और उनके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए तमाम कार्यों में लगी हुई है। और ये सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है। खास करके अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले तमाम दक्षिण भारत के जो नेता हैं बीजेपी के, आरएसएस से जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता हैं, बीएल संतोष की बात किया ही, वी सतीश हैं वहाँ के नेता हैं, आरएसएस और बीजेपी को समन्वय संभालते हैं, वो उस बैठक में शामिल थे। और ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी बहुत बड़ा दांव खेलने के चक्कर में है। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत की राजनीति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा कि संगठन में जब चुनाव होते हैं, क्योंकि अब राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सामने आ जाएगा। ये कौन होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करने की तरफ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और जो गठबंधन की आरएसएस की भूमिका क्योंकि दक्षिण की राजनीति में कैसी होती है, आरएसएस की भूमिका क्या होगी और उसका असर कितना हो सकता है? देखिए, आरएसएस की अभी कार्य परिषद की बैठक बंगलुरु में आयोजित की गई थी। लगातार वहां पर मंथन किया गया। उसके पीछे संदेश एक ही था कि जो बीजेपी है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है, आप लोगों के लिए काम कर सकती है। तमाम प्रस्ताव पास उसमें किए गए और जो रेजोल्यूशन जो पास किया गया उसमें दक्षिण भारत को भी प्रमुखता से उसमें स्थान दिया गया। समन्वय निश्चित रूप से बीजेपी का आरएसएस का रहता है। और क्योंकि मैंने कहा कि वी सतीश जो संगठन से, आरएसएस से आते हैं और बीजेपी संगठन को समन्वय करते हैं, बीएल संतोष खुद आरएसएस से जुड़े रहे हैं, वो अब राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इसके अलावा और अन्य तमाम नेताओं को भी उसमें लगातार जोड़ा जा रहा है। और आरएसएस की जो बैठक रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 17 से 19 तक 3 दिन तक बीजेपी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आयोजन है वो भी बंगलुरु में करने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अब पूरी तरह से फोकस अपने आप को कर चुकी है कि तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटका हो, सब में अपनी राजनीति को धार देनी है और आने वाले समय में दक्षिण को फतह करना है। इसके लिए ही आरएसएस की पहली बैठक और बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कार्यकारिणी ही नहीं, कार्य परिषद की लोग भी शामिल होंगे। 26,000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है और उसमें दक्षिण भारत के बड़े नेताओं की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है।
निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति बीजेपी जिस तरह से बदलने का प्रयास कर रही है उसका जो परिणाम है वो बीजेपी के समर्थन में आ सकता है। इसकी उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है और खास करके तमिलनाडु निश्चित रूप से मुख्य एजेंडे में है। इसके अलावा कर्नाटका में जिस तरह सरकार चल रही है वहाँ पर जो तमाम मुद्दे अपनाए गए, खास करके जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन खास करके 4% ठेकेदारी में दी है, जो 2 करोड़ से कम के जो ठेके हैं उसमें, उसको लेकर के बीजेपी आक्रामक रही है। वहाँ के हिंदुत्व संगठन को लगातार अपनी तरफ मोबिलाइज करने की बात कर रही है, हिंदुओं को मोबिलाइज करने की बात कर रही है और अगर ये मुद्दा वहाँ पर कन्वर्ट हो गया तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि दक्षिण की राजनीति धर्म से ज़्यादा जात पर आधारित है, इसलिए थोड़ी सी बीजेपी को वहाँ पर सफलता नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्नाटका में सफलता पहले मिली, भले ही इस बार विधानसभा चुनाव में वो हार गए, लोकसभा चुनाव में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी भी कर्नाटका में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में कही जा सकती है। तमिलनाडु उसके लिए एक रहस्य सुलझा नहीं पाई है, उसको रहस्य को सुलझाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही है और एआईएडीएमके से जो गठबंधन की बात अब सामने आ रही है, जल्द ही उसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी ऐसा लगता है। तो शिखा, ये बहुत टर्निंग पॉइंट दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, भाषा को लेकर के भी काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ है तमिलनाडु में। क्या इसको इनकैश नहीं करेगी जो कांग्रेस पार्टी है या फिर डीएमके? देखिए, भाषा तो एक बड़ा मुद्दा रहा है दक्षिण भारत में और खास करके दक्षिण भारत की बात करें या पश्चिमी भारत की बात करें, मराठी लैंग्वेज को लेकर के आपने देखा होगा कि आज भी कई स्टोर में कुछ बातें सामने आई कि हिंदी भाषी को वहाँ पर मारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत में भी ऐसी कवायदें देखने को मिली हों। राजनीतिक रूप से भले ही समृद्ध वो प्रदेश रहे हों, लेकिन भाषा को लेकर के एक कह सकते हैं कि कड़वाहट जरूर रही है। और ख़ास बात कह कि वहाँ के जो नेता हैं वो भी जो अपनी स्थानीय भाषा है, जिसे मातृभाषा कहते हैं, कि वो मातृभाषा उनकी अगर तमिल है तो वो मानते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भले ही मानते हैं, लेकिन मातृभाषा वहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज है उसको प्रेफर करते हैं, खास करके जाहिर है। और इसीलिए इस मामले में साउथ में बीजेपी के लिए राजनीति करना अक्षय इतना आसान नहीं है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट करने का काम बीजेपी करती है और ग्राउंड पर जाकर के बीजेपी रणनीति सेट कर रही है और शायद एआईएडीएमके के साथ इस बार बीजेपी की बात बन जाए।